वेलकम माय स्टूडियोज पीपल टू सेल्फ स्टडी। इस वीडियो में हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में आगे बढ़ेंगे। जो पहली 2 वीडियोस थी उसमें हम काफी कुछ चैप्टर अपना कवर कर चुके हैं एंड इन दिस वीडियो फाइनली हम इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। कोर्स से खत्म नहीं करेंगे, पढ़कर खत्म करेंगे। सो नाउ जब जो जैकोबिन गवर्नमेंट आई थी, जब वो भी चली गई, तो ये सारा फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक पार्ट था। अब उस पूरे रेवोल्यूशन में वुमेन्स का पर्टिकुलरली क्या रोल था? क्या वो उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी, और अगर कर रही थी तो किस तरीके से कर रही थी, और क्या उस रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करने के बाद किस लिए कर रही थी, और उसके बाद उन्हें क्या क्या अपने लिए जो राइट्स थे वो मिले या नहीं मिले, वो है पार्ट इस टॉपिक में। So yes, women were participating in this revolution. They were the active participants. और वो क्यों पार्टिसिपेट कर रही थी? जब भी हम किसी रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं उस चीज से, हमारे भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं कि हमें ये चीज चाहिए या हमें अपने लिए ये चेंज चाहिए, इसलिए हम रिवोल्ट कर रहे हैं किसी चीज के अगेंस्ट। सो नाउ व्हाई वर दीज वुमेन्स रिवोल्टिंग? तो इनको क्या था, इनको लगा था कि अगर ये लोग भी इस रेवोल्यूशन में इन्वॉल्व होंगी तो उसके थ्रू ये प्रेशराइज कर पाएंगी जो गवर्नमेंट है, जिससे कि इनकी लाइफ जो है वो थोड़ी इम्प्रूव हो सके। अब ये अपनी लाइफ में क्या इम्प्रूवमेंट चाह रही थी? ऐसी इनकी लाइफ क्या थी कि इन्हें इम्प्रूवमेंट की जरूरत थी? तो उस टाइम पर फ्रांस में सिर्फ जो इलाइट थे, मतलब जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट की जो गर्ल्स थी, सिर्फ उन्हें ही अलाउड था कि वो जाकर पढ़ सकती थी इन कॉन्वेंट स्कूल्स, और जो थर्ड स्टेट की जो लेडीज थी उनको पढ़ना भी अलाउड नहीं था। एंड सेकेंडली दे यूज टू वर्क फॉर देयर लिविंग, मतलब उन्हें जो भी छोटे मोटे काम होते थे लाइक अ वॉशर वुमेन और वॉट एवर वर्क दे गॉट, वो सारे काम करती थी अपनी लिविंग अर्न करने के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो बाहर काम भी करती थी पैसे कमाने के लिए, और अपने हाउस होल्ड वर्क्स भी करती थी, अपने घरों को भी चलाती थी। अनदर थिंग वाज कि सेम वर्क अगर वो काम बाहर कर रही हैं और सेम वर्क जो है एक मैन कर रहा है, तो जो वेजेस थी वो इक्वल नहीं थी। जो मेंस थे उनको उसी काम के ज्यादा पैसे मिलते थे एज कंपेयर टू अ वुमन। So their condition was miserable and they wanted an improvement in their condition. So they also participated in this French Revolution. अब जब 1971 में जो नेशनल असेंबली बनी थी, जिसमें सिर्फ 25 इयर्स से अबव जो लोग थे उनको वोट करने की परमिशन थी, वो भी वो जो इतना टैक्स पे करते हो जितना एक लेबर की 3 दिन की वेज होती है, दैट वाज द कंडीशन। उसमें उन्हें पैसिव सिटीजन्स की कैटेगरी में डाल दिया था। मतलब अगर कोई लेडी 25 इयर्स से अबव है और इतना टैक्स पे करती है, तब भी वो वोट नहीं कर सकती। सो दिस वाज डिसअपॉइंटिंग फॉर द वुमेन्स। रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट जो आई थी, जो जैकोबिन क्लब से पहले आई थी, उसने उनकी जो लाइफ है वो थोड़ी बहुत इम्प्रूव की थी जरूर। सॉरी, ये जैकोबिन क्लब वालों ने की थी। क्या किया था इन्होंने? इन्होंने स्कूलिंग कंपलसरी की थी, मतलब जो गर्ल्स हैं वो भी स्कूल जाएंगी इवन ऑफ थर्ड स्टेट। उनके लिए एक और फैक्ट आया था दैट दे विल नॉट बी गेट मैरिड अगेंस्ट देयर विल, मतलब उनकी इच्छा के खिलाफ उनकी शादी नहीं की जाएगी। फ्रांस में उस टाइम पे डिवोर्स कोई लीगल चीज नहीं थी, मतलब लीगली आप डिवोर्स नहीं दे सकते, इट वाज इलीगल। बट
डिवोर्स वॉज मेड लीगल, और मैरिज जो था वो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था, जिससे कि जब भी अगर जो वुमन है वो उस मैरिज में खुश नहीं है, सो दे कैन गेट सेपरेटेड फ्रॉम देयर स्पाउस। और इसी के साथ साथ उन लोगों को जॉब ट्रेनिंग के लिए भी अरेंजमेंट किए गए थे, सो दैट दे बिकम स्किल्ड और वो कोई अच्छी जॉब भी कर सके। तो जब जेकोबिन क्लब वाला टाइम था, जब हर जगह क्लब्स बन रहे थे, उस टाइम पर वुमेन्स ने भी पॉलिटिकल क्लब्स बनाए थे, और उनके 60 क्लब्स थे ऑल ओवर फ्रांस। ऐसे 60 क्लब्स थे विच वर रन बाय वुमेन्स, और उनमें से जो दो फेमस क्लब थे वो थे द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन। सो नाउ उनको भी जो उनकी डिमांड थी, मेन जो वुमेन्स थी वो ये थी कि उनको भी सेम पॉलिटिकल राइट चाहिए था। जो पॉलिटिकल राइट्स मेन के थे उनको भी वही इक्वली चाहिए थे। अब रेन ऑफ टेरर के टाइम पर क्या हुआ? रेन ऑफ टेरर कौन सा था? जो कि जैकोबिन क्लब के अंडर में था। उस टाइम पे क्या हुआ दैट ये जो 60 क्लब्स थे, पॉलिटिकल क्लब्स, इनको बंद करने के ऑर्डर्स आ गए। नाउ लुक एट द आयरनी ऑफ द सिचुएशन कि ये जो जैकोबिन क्लब से ही जो है उन लोगों ने गवर्नमेंट फॉर्म करी थी, दैट वाज द कन्वेंशन। और अब वही लोग जो हैं वो ये पॉलिटिकल क्लब्स को बंद कर रहे हैं, और वुमेन्स के थ्रू जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही थी उन सबको बैन करवा दिया। किसने? कन्वेंशन ने। उनको अरेस्ट कराया गया था, उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। नाउ जो रेन ऑफ टेरर था उसमें बेसिकली वो क्या करने की कोशिश कर रहे थे? अपने ऑपोजिट में जो भी खड़ा होता था उसको दबाने की कोशिश करता था, और यही काम उसने वुमेन्स के साथ भी किया। एंड द स्ट्रगल ऑफ द वुमेन्स वर फॉर द राइट ऑफ वोट एंड इक्वल वेजेस। ये दो उनके मेन पॉइंट थे। एक तो उन्हें सेम पॉलिटिकल राइट चाहिए था। सेम पॉलिटिकल राइट का मतलब है राइट टू वोट, मतलब जितनी एलिजिबिलिटी मेन की है उतनी ही वुमेन की भी होनी चाहिए। और दूसरा, उन्हें इक्वल वेजेस चाहिए थे, इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क। एंड दिस स्ट्रगल ऑफ theirs continued for years. अब आप खुद सोचो कि जब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करते हैं, सो इट स्टार्टेड इन 1789 एंड लुक एट दिस डेट 1946। जिस चीज के लिए ये वुमेन स्ट्रगल कर रही थी, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर 5-7 साल के अंदर वहां के हर मेन को मिल गया था, वो इन वुमेन्स को 1946 में जाकर मिला। राइट टू वोट। The French women got this right to vote in 1946. I want to put up a question here. एक जीके का जनरल क्वेश्चन है, सर्च फॉर इट कि ऐसा कौन सा नेशन था जिसने सबसे पहले अपने कंट्री में वोटिंग अलाउ करी जब उनकी कंट्री फॉर्म हुई, और उस टाइम से ही उनकी कंट्री में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी थी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी से हमारा मतलब है कि जब से वो कंट्री फॉर्म हुई है तब से उसमें जो वोटिंग की पावर है वो वहां के सारे नागरिकों को है। सिर्फ जो लिमिटेशन है वो है एज की, कि उस एज से ऊपर कोई भी होगा, वो मेन हो या वुमेन हो, सब वोट कर सकते हैं। जितनी भी आज हम डेवलप्ड और एडवांस्ड कंट्रीज की बात करते हैं, यूएस हो, ब्रिटिश हो, फ्रांस हो, ये सारी कंट्रीज, इन्होंने सबसे पहले कभी भी वुमेन्स को राइट टू वोट नहीं दिया था। They may be developed in technology,
but they were not developed in their thought process. So find out the answer and write the answer down in the comment box. So now the French women got the right to vote in 1946. Until then, their struggle continued. This was the story and the participation of French women in the French Revolution. Next comes abolition of slavery. अब ये स्लेवरी क्या चीज थी? जितने भी अफ्रीका की साइड के जो नेशंस थे, तो जैसे इंडिया एक कॉलोनी थी ब्रिटिशर्स की, जैसे ब्रिटिशर्स जब हमारे यहाँ पर आ गए थे और रूल कर रहे थे, सिमिलरली जो अफ्रीकन नेशंस हैं वो भी किसी ना किसी ब्रिटिश कंट्री ने अपनी कॉलोनी बनाई हुई थी. वहां पर जाकर उन लोगों ने अपना पहले ट्रेडिंग से शुरू कर और फिर वहां पर कैप्चर कर लेते थे. नाउ व्हाट दे डिड वाज कि वो अफ्रीकन कंट्रीज से स्लेव परचेज करते थे. अफ्रीकन कंट्रीज में क्या होता था कि जो लैंड होल्डर्स होते थे वहां के, उनके स्लेव्स होते थे और वो अपने स्लेव को सेल कर सकते थे. तो वो लोग अपने स्लेव्स को इन यूरोपियन नेशंस को सेल कर देते थे और ये यूरोपियन नेशन वाले क्या करते थे, ये उन्हें उस जगह ले जाते थे जहां इन्हें काम करवाना होता था. जैसे कि फ्रांस करता था, ये स्लेव्स परचेज करता था फ्रॉम अफ्रीकन कंट्रीज और उनको कैरेबिया लेके जाता था, द कैरेबियन आइलैंड्स. वहां पर उन लोगों को ले जाया जाता था और जो प्लांटेशन है वहां कॉफी की, शुगर की, टोबैको की, इन सबके काम में लगा दिया जाता था. क्योंकि कैरेबियंस में जो पॉपुलेशन थी वो कम थी, वहां पे वर्क फोर्स बहुत कम थी, तो इनका पूरा काम नहीं होता था. सो दैट वाज द सब्जेक्ट ऑफ स्लेवरी ओवर देयर. तो अब ये स्लेवरी कैसे अबॉलिश हुई? तो जो कॉलोनीज थी फ्रांस की, वो किस चीज की सप्लायर थी? शुगर, कॉफी, टोबैको, ये सब चीजें जो प्लांटेशन में होती हैं, तो इनकी सप्लायर्स थी. और फ्रांस के जो लोग थे वो बाहर जाकर काम नहीं करना चाहते थे, अपनी कंट्री को छोड़ के. दे डिडंट वांटेड टू गो आउटसाइड. तो एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड चलती थी. स्लेव आर द पीपल, गुलाम जिन्हें हम कहते हैं. तो एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड चलती थी बिटवीन अमेरिका, फ्रांस एंड अफ्रीका. ये 3 नेशंस थे जिनके बीच में ये स्लेव ट्रेड चलती थी. और बॉर्डिक्स और नैंटिस के जो पोर्ट्स थे अफ्रीका के, वहां पर स्लेव्स जो है वो सेल किए जाते थे, इन्हें बेचा जाता था. वहां से फ्रांस इन्हें परचेज करता था और इन्हें ट्रांसपोर्ट कर देता था टू द कैरेबियंस. और इन लोगों का जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम था ना, वो भी बहुत ही ज्यादा, एक तरीके से हम कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा गंदा तरीका वाला था. वो उन लोगों को भर देते थे एक शिप में, कंटेनर्स में, एंड फॉर अप्रोक्सीमेटली 3 months जो स्लेव है वो उसी में रहते थे अंदर, बहुत छोटी सी जगह में. और 3 months बाद वो कैरेबिया पहुंचते थे. सो नेशनल असेंबली जब गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी तो उसने इसके बारे में काफी डिस्कस किया था कि हमें जो स्लेवरी है ये अबॉलिश कर देनी चाहिए, ये सब नहीं काम करना चाहिए. लेकिन ये लोग सिर्फ डिस्कशन ही कर पाए थे. क्यों? क्योंकि ये इसको अबॉलिश करना नहीं चाहते थे. अगर आप लोग ढंग से याद करोगे तो नेशनल असेंबली जो थी वो थर्ड एस्टेट के जो रिच पीपल थे, जो मिडिल क्लास था, थोड़ा बिजनेसमैन थे, उन लोगों ने फॉर्म की थी, है ना. वही लोग थे जो वॉकआउट कर आए थे, क्योंकि उन्हें परमिशन थी. जो पुअर पीपल थे उनको तो परमिशन ही नहीं थी जनरल एस्टेट में. तो ये जो स्लेवरी की ट्रेड थी जनरली, ये उन्हीं बिजनेसमैन का काम था. तो नेशनल असेंबली ये जो है डिसीजन नहीं ले पा रही थी कि वो अबॉलिश कर सके स्लेवरी को. दे जस्ट डिस्कस्ड अबाउट इट, दिखाते थे कि हाँ हम इस चीज को जो है नोटिस कर रहे हैं, बट दे नेवर टुक एनी डिसीजन. जब कन्वेंशन आया, द कन्वेंशन गवर्नमेंट ऑफ द जैकोबिन्स इन द ईयर 1794, दे अबॉलिश्ड स्लेवरी. उन्होंने स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया, बट इट वॉज फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, क्योंकि कन्वेंशन भी बहुत जल्दी हट गया था. और उसके बाद 10 साल बाद जब नेपोलियन बोनापार्ट
ही वॉज द एम्परर ऑफ फ्रांस, तो उसने स्लेवरी वाला जो सिस्टम था इसको री इंट्रोड्यूस कर दिया था। सो ये जो अबॉलिशन था स्लेवरी का, जो कन्वेंशन ने जो है अबॉलिश किया था, उसके बाद नेपोलियन ने इसको वापस से री इंट्रोड्यूस किया था अप्रोक्सीमेटली 10 years लेटर, और फाइनली ये खत्म हुआ था बाय 1848। सो रेवोल्यूशन का एवरीडे लाइफ पर क्या असर पड़ा? इतना बड़ा रेवोल्यूशन उन लोगों ने किया, इतनी जो है रिवोल्ट किया गवर्नमेंट्स के खिलाफ, नई नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई, लोग आते गए, गवर्नमेंट गिरती गई, तो इसका लोगों की लाइफ पे क्या असर पड़ रहा था, क्यों कर रहे थे वो? सो इट हैड अ इफेक्ट ऑन एवरीडे लाइफ ऑफ द पीपल। हाउ? सेंसरशिप वाज अबॉलिश्ड। सेंसरशिप होता है कि जब हम किसी चीज पर रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं ना, कि नहीं आप इस चीज से रिलेटेड कुछ नहीं छाप सकते, या आप इस चीज से रिलेटेड कुछ बोल नहीं सकते, कुछ पब्लिश नहीं कर सकते, दैट इज नोन एज सेंसरशिप, किसी चीज को सेंसर करना। तो सेंसरशिप जो थी वो अबॉलिश हो चुकी थी, और क्योंकि सेंसरशिप अबॉलिश हो चुकी थी, इसकी वजह से फ्रीडम ऑफ स्पीच केम इनटू वोग, मतलब अब लोग सरकार के खिलाफ बोल सकते थे और उसकी उन्हें पनिशमेंट नहीं मिलती थी। प्रेस, मीडिया जो होता है, दैट केम इनटू बीइंग, क्योंकि अगर आप न्यूज़पेपर उठा के देखोगे तो एक ही सब्जेक्ट के ऊपर कुछ लोग होते हैं जो उसके फेवर में बात करते हैं, कुछ होते हैं जो उसके ऑपोजिशन में बात करते हैं। तो ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें होती हैं डिस्कशन। तो चीजें डिस्कस होती थी, लोगों को अपने ओपिनियन रखने का हक होता था। आजकल ये फ्रीडम ऑफ स्पीच जो एक फ्रेज है ना, ये बहुत सुनने को मिलता है। पीपल से वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच, वी कैन से एनीथिंग। वो लोग कुछ भी बोलते हैं एंड देन दे से दैट वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये हमारा फंडामेंटल राइट है, सो वी हैव द राइट टू स्पीक। But yeah, that is true. It is a fundamental right. But the freedom which we get, ये जो फ्रीडम है ये कुछ लोगों की जो है हमें सैक्रिफाइस से मिलती है। सो वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो एब्सोल्यूट नहीं होती, मतलब बोलने से पहले हमें काफी कुछ सोचना चाहिए। सो नाउ दीज वर द इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ। लोगों को अब छूट थी कि वो अपनी ओपिनियन रख सकते हैं। What happens next was that कन्वेंशन की जो गवर्नमेंट थी वो भी गिर गई थी, उसमें भी राइज एंड फॉल होता रहता था। तो इन 1804 नेपोलियन बोनापार्टे जो मिलिट्री एक ऑफिसर थे, उन्होंने अपने आप को क्राउन किया एज द एम्परर ऑफ फ्रांस। So he became the emperor of France. And after that, what he did was he started invading other European nations. वो दूसरे यूरोपियन नेशंस को इन्वेड करना उन्होंने शुरू कर दिया, मतलब उनपे हमला करना। शुरू में इनको बोला गया मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। जो यूरोप के लोग थे वो बहुत खुश थे। क्यों? बिकॉज ही इंट्रोड्यूस सम लॉज लाइक प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स बेस्ड ऑन डेसिमल सिस्टम, है ना। वेट्स और मेजर्स का यूनिफॉर्म सिस्टम का मतलब है कि अगर फ्रांस में 1 kg वेट के लिए जितना मेजर होता है उतना ही जो मेजर है वो ब्रिटेन में भी हो, ये है यूनिफॉर्म सिस्टम। अब हम कहेंगे ऐसा तो हर जगह होता है, लेकिन आज होता है, क्योंकि आज यूनिफॉर्म सिस्टम एक पूरा बना हुआ है ऊपर, पहले नहीं होता था। हर जगह जो है वेट और मेजर करने का जो पूरा सिस्टम था वो सब जगहों का अपना लोकल होता था, डिफरेंट था। सो क्योंकि वो इतने सारे नए नए तरीके के चेंजेस ला रहे थे, तो इसलिए नेपोलियन बोनापार्ट को जो है मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप कहा गया। लेकिन और लोगों को शुरू में क्या लगता था, दैट ही इज द लिबरेटर, मतलब वो उनको लिबरेशन लिबर्टी दे रहा है। पर धीरे धीरे सबको वो एक
लिबरेटर से एक इन्वेडर लगने लगा, बिकॉज ही बिकेम लाइक अ डिक्टेटर, है ना। जब ज्यादा पावर आ जाती है तो हर कोई अपनी पावर में भूल जाता है कि उसका मेन जो मकसद था वो क्या था. सो from a liberator now he also became an invader who just wanted to capture each and everything. And in 1815, in the Battle of Waterloo, he died. He was defeated, and after that, he died. So that was Napoleon Bonaparte. Thank you for watching the video. Subscribe the channel. There are more videos to come of new chapters. Hit the like button if you have liked the video. Share it amongst your friends. And have a nice day.